Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th September 2022. First of all, I'm very sorry for not making the videos for the last few days, है ना। और आई गारंटी यू वन थिंग, हालांकि मुझे सॉरी मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, ज़रूर माफ़ी आप लोग की, लेकिन स्टिल आई विल से सॉरी फॉर दैट, फॉर द न्यूज़ एनालिसिस विच वॉज मिस्ड इन दीज डेज़। जो भी आपका पार्ट मिस हुआ है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा फॉर दोज हु ट्रस्टेड अस एंड फॉर दोज हु बिलीव्ड इन अस। तो उनके लिए मैं सारा पुराना पार्ट कंप्लीट करा दूंगा। आज का न्यूज़ एनालिसिस मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको पूरे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स रहे वो सारे मैं आपको बना करके दे दूंगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं विद न्यू विगर एंड न्यू एंथुजियाज्म। लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर 2023 नाउ। वी विल नॉट बी मिसिंग एनी मोर फर्दर डेज। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस विद द क्वेश्चंस फर्स्ट, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला सवाल है, प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। आप लोगों ने भी काफ़ी पढ़ाई की होगी, तो देखते हैं कितना आपने तैयार किया, कितना आपको याद है। पहला सवाल है, सतलज रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज। इनमें से कौन से पास के थ्रू सतलज जो रिवर है वो इंडिया में इंटर करती है। ऑप्शंस आपके सामने, ए बनिहाल पास, बी नाथुला पास, सी बारालाचा पास, या डी शिपकीला पास। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग पॉज करके आंसर कर लीजिए, है ना। कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर ज़रूर दीजिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी शिपकीला पास। तो याद रखिएगा, सतलज रिवर जो इंडिया में इंटर करती है वो शिपकीला पास से इंटर करती है। इसके साथ एक अटैच्ड क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ कि ये शिपकीला पास कौन से स्टेट में आता है। तो ये आप अगर मुझे बताएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा रिवर। इनमें से कौन सी नदियां हैं जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। फर्स्ट इज कोयना, सेकंड इज तुंगभद्रा, थर्ड इज भीमा, फोर्थ इज सबरी एंड फिफ्थ इज मूसी। आपको बताना है कि इनमें से कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी नदियां हैं। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, सबरी एंड मूसी। एंड ऑप्शंस आपके सामने ये हैं, तो आप अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ड्रेनेज का क्वेश्चन काफ़ी आता भी है यूपीएससी में, तो आप इसको बताइएगा। मैं आपको आंसर बताता हूँ, सेम वही चीज़ कि आप पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करिएगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ आंसर। इसका करेक्ट आंसर है पहली कोयना बिल्कुल ट्रिब्यूटरी है, तुंगभद्रा भी ट्रिब्यूटरी है, भीमा ट्रिब्यूटरी है, सबरी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ना कि कृष्णा की। तो चौथा नहीं होगा, पांचवी मूसी इसी की। तो 1 2 3 5 ये आंसर होगा। 1 2 3 5 मतलब कि सी विल बी द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स दिल्ली रिज के रिगार्डिंग दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है दिल्ली रिज के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ नॉर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ द विंध्यन रेंजेस। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, इट प्रोटेक्ट्स दिल्ली फ्रॉम द हॉट विंड्स ऑफ द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। एंड थर्ड कह रहा है, द रिज कंसिस्ट ऑफ क्वार्टजाइट रॉक्स एंड फॉर्म्स अ क्रूशियल वाटर डिवाइड इन नदर्न इंडिया। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं आपको बताना है दिल्ली रिज के रिगार्डिंग। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी टेल यू द आंसर्स। आप पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि एक्सटेंशन विंध्या का नहीं बल्कि अरावली रेंजेस का एक्सटेंशन है दिल्ली रिज। तो इट इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ विंध्यन रेंजेस, रादर इट इज द एक्सटेंशन ऑफ अरावली रेंजेस। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट, क्योंकि ये राजस्थान से जो हॉट विंड्स आते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। थर्ड इज ऑल्सो राइट, क्योंकि ये सेकंड भी राइट है और थर्ड भी राइट है, क्योंकि ये वाटर डिवाइड एक्ट करता है इंडस गंगा रिवर सिस्टम के बीच का। तो दिस इज करेक्ट आंसर। 2 3 विल बी द राइट स्टेटमेंट, फर्स्ट विल बी द रॉन्ग वन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है ना। आज के मैप ऑफ द डे की तरफ आते हैं, तो लेट्स सी द मैप ऑफ द डे। अब आज का जो मैप ऑफ द डे है वो स्वेज कैनाल, पोर्ट सेड, इजिप्ट वाला पोर्शन, सिनाई पेनिनसुला, ये वाला पार्ट मैं आपको दिखाना चाहता था। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे इसका बिल्टअप कैसा है। तो बिल्टअप आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी आप याद रखिएगा, जैसे मेडिटेरेनियन वाला पार्ट है, और उसके नीचे ये आपका अरेबिया और आपका अफ्रीका वाला पोर्शन आता है। तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा। मेडिटेरेनियन सी से जस्ट नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे ये आपको अफ्रीकन पार्ट दिखेगा। दिस इज योर इजिप्ट वाला पोर्शन, है ना। इजिप्ट वाला पोर्शन इज देयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इजिप्ट वाला पोर्शन है, देखो यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे फिर आपका 10 सऊदी अरेबियन वाला आता है। तो ये इजिप्ट हो गया, सॉरी ये आपका पोर्ट सेड वाला पोर्शन हो गया, इजिप्ट वाला पोर्शन हो गया। एंड दिस इज योर इजिप्ट ओनली। इजिप्ट आपका अफ्रीकन पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो अफ्रीकन आपका अरेबियन पार्ट है और यहाँ पे जो अफ्रीकन पार्ट है, इसके बीच में एक ट्रायंगुलर पोर्शन आता है। दिस इज द ट्रायंगुलर पोर्शन, जो कि इजिप्ट का ही है, और यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा बड़ा पिक्चर है आपका, इसलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है, अदरवाइज इट्स वेरी स्मॉल, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जहाँ पे एक जो ट्रायंगुलर पोर्शन है तो उसमें 2 पार्ट दिखेंगे। एक तो आपका जो उसका वेस्टर्न पार्ट है, उधर आपको गल्फ ऑफ स्वेज दिखेगी, जो गल्फ ऑफ स्वेज है, और जो आपका ये आपका ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे गल्फ ऑफ
अकाबा दिखेगी। तो देयर इज़ अ गल्फ ऑफ स्वेज एंड देन गल्फ ऑफ अकाबा, एंड दोनों यहाँ पे नीचे मीट कहाँ पे करते हैं, दोनों मीट करते हैं रेड सी पे। द रेड सी इज़ द पार्ट जहाँ पे दोनों मीट करते हैं। तो गल्फ ऑफ स्वेज यहाँ पर है और गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर है, दोनों मीट कहाँ पे कर रहे हैं, बोथ आर मीटिंग एट योर रेड सी, ठीक है ना। गल्फ ऑफ स्वेज के बारे में अगर बोलूँ इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्वेज कैनाल कंपनी 1859 से लेकर के 1869 के बीच में इसको बनाया गया था। मतलब कि इसका पार्ट जो कंप्लीट हुआ था वो 1869 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने काफ़ी दिनों तक इसको होल्ड करने की कोशिश की, बाद में फिर जा करके इसका कंट्रोल जो है वो इजिप्ट को ट्रांसफ़र किया गया। तो ये आपको थोड़ा चीज़ें याद भी रखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिस इज द सिनाई पेनिनसुला वाला पोर्शन। दिस ट्रायंगुलर पार्ट इज एक्चुअली द सिनाई पेनिनसुला। इट इज़ द लैंड बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। तो हमने एशिया, ये अफ्रीका वाला पार्ट है और ये आपका बिल्कुल थोड़ा सा एशिया वाला पार्ट है, मिडिल ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में ही आपका ये सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट है, विच इज लैंड बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। आप इसको याद रख सकते हैं। देन आपका यहाँ पर ही एक छोटा सा स्वेज जहाँ पे स्टार्ट होता है, स्वेज पे एक पोर्ट सेड है। देखो यहाँ पे आपका पोर्ट, यहाँ स्वेज है, ये पोर्ट सेड आपका है, एंड दैट इज द पार्ट पोर्ट सेड इज आल्सो देयर, है ना। यहाँ पे आपका पोर्ट सेड दिख रहा होगा, एंड दिस इज द पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट। ऊपर आपका फिर मेडिटेरियन दिख रहा है, और इधर से फिर आपका इजिप्ट के इधर जैसे सिनाई के इधर आएंगे तो इजराइल वाला पार्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पे जॉर्डन आ जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, याद रखिएगा एक जो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि जॉर्डन जो है, जॉर्डन इट डज नॉट टचेस द मेडिटेरेनियन सी। जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी को टच नहीं करता है। देखो ये अगर आप याद रखेंगे, केवल इतना सी चीज़ अगर आप याद रखें, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके आते हैं, पूछे जाते हैं, मेडिटेरेनियन को कौन सी कंट्री टच करती है, कौन सी नहीं, उसमें एक ऑप्शन जॉर्डन जरूर रहेगा, और वो बहुत एलिमिनेटिंग ऑप्शन रहेगा। तो याद रखिएगा कि जॉर्डन मेडिटेरेनियन को टच नहीं करता है। अगर आप इतना याद रखें तो क्वेश्चन बनेगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आगे आते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है कांग्रेस टू पुट आउट इलेक्टोरल रोल्स। तो यहाँ पे हमारे लिए जो काम का है वो इलेक्टोरल रोल है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले इलेक्टोरल रोल होता क्या है, हम इलेक्टोरल रोल की बात करें, इट्स अ लिस्ट ऑफ पीपल हु हैव इनरोल्ड टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्शन इन अ पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन। किसी पर्टिकुलर इलेक्शन में किसी पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आने वाले वो लोग जो कि वोटिंग का अधिकार रखते हैं, उन सभी के नाम इलेक्टोरल रोल में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। ये काम किसका है इलेक्टोरल रोल में नाम लिखने का, ये न्यूज़ के रेफरेंस में नहीं है, ये इलेक्टोरल रोल आपका यूपीएससी के रेफरेंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन वाला है उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इलेक्टोरल रोल को बनाने का जो काम है, प्रिपेयर करने का काम है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनको रजिस्टर करने का काम इलेक्शन कमीशन का। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपके बीसीओज होते हैं ना, उनको वो घर घर जा कर के फिर देखते हैं कि कौन कौन से लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन से लोग आते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। यूपीएससी के संदर्भ में थोड़ा हम और चीज़ें देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329, 324 टू लेकर के 329 के बीच के जो आर्टिकल है वो आपके इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा सबसे पहले। तो दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन जो एस्टैब्लिश की गई थी वो 1950 में एस्टैब्लिश की गई थी। द इलेक्शन कमीशन वो एस्टैब्लिश इन 1950। ओरिजिनली इसमें केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, ओरिजिनली केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। फिर इसमें बाद में एक अमेंडमेंट किया गया जब 2 एडिशनल कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 16 अक्टूबर 1989। तो 16 अक्टूबर 1989 में अमेंडमेंट करके इसमें 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स ऐड किए गए, ठीक है ना। एंड द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 आया, फिर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 जिसको कि 1 जनवरी 1990 को अडॉप्ट किया गया, और इसमें फिर जो कमीशन था उसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, 3 मेंबर कमीशन बनाया गया, है ना, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना, उन दोनों के भी सेम पावर्स होते हैं जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के होते हैं, है ना। बस थोड़ा रिमूवल के टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज़रूर कंसल्टेशन किया जाता है, अदरवाइज उनकी जो पावर्स है वो लगभग सेम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई अंतर है ना। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं कुछ और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आर्टिकल 325 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 325 की, तो याद रखिएगा 1 जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो चीज़ है इलेक्टोरल रोल था रंग आके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल 325 जो है वो कहता है देयर शैल बी 1 जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। याद रखिएगा 1 जनरल इलेक्टोरल रोल की बात करता है। ये हो सकता है आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दे कि आर्टिकल 323 में
आर्टिकल 325 में क्या होता है, ऑप्शन ए दे देगा 1 कॉमन इलेक्टोरल रोल, सेकंड दे देगा 1 जनरल इलेक्टोरल रोल, थर्ड दे देगा 1 स्पेशल इलेक्टोरल रोल, फोर्थ कर देगा 1 इंग्लिश इलेक्टोरल रोल, कुछ भी लिख सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अगर वर्डिंग्स पता है ना, कई बार जैसे क्वेश्चन पूछता है, आपको याद होगा कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत पूछा था उसने कि इसमें प्रेसिडेंट का क्या होता है, परसेप्शन होता है ऑन द, ये अलग अलग चीज़ें पूछता रहता है यूपीएससी, तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहना है आपने को। तो आर्टिकल 325 जनरल इलेक्टोरल रोल के बारे में बात करता है। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि सेक्शन 22 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का, वो एम्पावर करता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी टू डिलीट द नेम ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं, इसमें सेक्शन 22 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 कहता है कि भैया कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे आप नाम डिलीट भी कर सकते हो इलेक्टोरल रोल से। फिर एक आर्टिकल 326 भी इंपॉर्टेंट है आपका। आर्टिकल 326 जो है वो बात करता है एडल्ट सफरेज की, मतलब कि वोटिंग राइट्स की, एडल्ट है ना। और यूपीएससी ने ये क्वेश्चन तो पूछा है कि वोटिंग किस तरीके से, राइट टू वोट किस तरीके से राइट है, तो याद रखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन इंडिया। आर्टिकल 326 ये देता भी है ना, पावर भी देता है, तो ये भी याद रखेगा। और वोटिंग करने के लिए आपको यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड देयरफोर यू मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। आपको 18 साल से कम नहीं रहना है, 18 साल से ऊपर व्यक्ति ही वोटिंग कर सकता है, ठीक है ना। एंड एक और चीज़, यू मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, मतलब कि जैसे आपने कोई क्राइम ना किया, आप जेल में अगर कन्विक्ट हो गए, इफ़ यू आर कन्विक्टेड अंडर सम प्रोविजंस और आपको जेल हो चुकी है, तो फिर आपका राइट टू वोट उस समय चला जाएगा ना, उस समय आप राइट टू वोट के अधिकारी नहीं रहते हो। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। सारी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से थी मैंने आपको बता दी हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है इंडिया स्टेज आउट ऑफ ट्रेड पिलर एट इंडो पैसिफिक मीट। अब यहाँ पे इंडिया ट्रेड पिलर से बाहर रहा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। सबसे पहले आप समझो इस चीज़ को, इंडो पैसिफिक रीजन तो आपको पता है ना, इंडो पैसिफिक रीजन मतलब कि जो पैसिफिक ओशन और यहाँ पे इंडियन ओशन के आसपास भी जो आने वाले कंट्रीज, जैसे उसमें यूएसए भी आ गया, बाकी और कंट्रीज में इंडोनेशिया आ गया, ब्रुनई आ गया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, ये सब पार्ट आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था, आपने याद होगा कि ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये जो बाइडेन ने यानी कि अमेरिका ने इसको अनाउंस किया है, ठीक है ना, कि जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं उनका हम एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाए और उनमें फिर डेवलपमेंट करें उन सबका, और एक्चुअली में एक तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए है, ठीक है ना। अब जब यूएसए ने इसको स्टार्ट किया था तो 12 कंट्रीज थी अदर देन यूएसए, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड थी, मतलब 13 कंट्रीज कुल मिलाकर के थी। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है ना, ये लोग इसका पार्ट था। ताइवान उस समय इसका पार्ट नहीं था, ताइवान वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस। एंड ये जो टुगेदर ये सारी कंट्रीज हैं, 12-13 कंट्रीज, 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। एंड IPEF जो रहेगा वो मतलब कि इट विल नॉट बी अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बट इट विल ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी टू दीज मेंबर्स, है ना, इट विल नॉट बी अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन इसमें 4 पिलर थे। अब एक चीज याद रखिएगा, इसमें 4 पिलर थे। पहला था ट्रेड, सेकंड था सप्लाई चेन रेजिलियंसी, थर्ड था क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन, एंड फोर्थ था टैक्स एंड एंटी करप्शन। लिख लो इसको, IPEF के 4 पिलर्स थे। पहला था ट्रेड, सेकंड था सप्लाई चेन रेजिलियंसी, थर्ड था क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन, फोर्थ था टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो अब यहाँ पे जो ये पहला पिलर था ट्रेड उसको बस इंडिया ने जो इनका जॉइंट डॉक्यूमेंट बना। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं आपको बता दूं कि यूएस लेड जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसकी मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई थी लॉस एंजलिस में, ठीक है ना, इसकी मिनिस्टीरियल मीटिंग लॉस एंजलिस में हुई। उसमें इन चारों पिलर्स के ऊपर एक मतलब फाइनल वो निकला, डॉक्यूमेंट निकला। अच्छा याद रखना कि ये टोटल कंट्रीज जो अब हैं वो 14 कंट्रीज, देयर आर टोटल 14 कंट्रीज नाउ। जब स्टार्ट हुआ था तब 13 कंट्रीज थी, नाउ देयर आर 14 कंट्रीज, है ना, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, ये सब है ना, दीज आर द थिंग। अच्छा, इंडिया वाज द ओनली वन ऑफ द 14 कंट्रीज जिसने कि नहीं ज्वाइन किया है ये ट्रेड वाला डिक्लेरेशन वाला पार्ट, ठीक है ना। ये ट्रेड वाला पार्ट केवल एक कंट्री जिसने नहीं ज्वाइन किया है,
वो है इंडिया। अब देखो इंडिया ने क्यों नहीं ज्वाइन किया, याद होगा आपको RCEP नाम का एक रीजनल ये आपका जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था, है ना, इकोनॉमिक पॉलिसी थी RCEP जो ज्वाइन करना था। अब उसको भी हमने नहीं ज्वाइन किया था। क्या बोला था हमने कहा था भाई कि डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, और डेवलपिंग कंट्रीज हो सकता है पूरा इसका बेनिफिट ना उठा पाए, रादर डेवलपिंग कंट्रीज और फंस जाएंगी। तो इसलिए इंडिया ने सेम रीजनिंग यहाँ दी है कि भैया जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे माइट फील डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ दिस, तो दे माइट गेट डिस्क्रिमिनेटेड एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव नॉट, इंडिया हैज नॉट जॉइंड दिस ट्रेड वाला एस्पेक्ट। अदरवाइज जो बाकी के पिलर है इंडिया उन सभी के साथ कंफर्टेबल है, जिसमें कि बाकी के पिलर कौन कौन से, जो सप्लाई चेन वाला है, क्लीन एनर्जी क्लीन इकोनॉमी वाला है, एंड फेयर आपका टैक्स एंड एंटी करप्शन वाला है, ठीक है ना। तो क्लीन एनर्जी दूसरा है, सप्लाई चेन पहला है, दूसरा क्लीन एनर्जी, तीसरा है टैक्स एंड एंटी करप्शन वाला पार्ट है, जिसमें फेयर इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं। बाकी के सारे पिलर्स इंडिया ने ज्वाइन किए हैं, बस ये ट्रेड वाला पिलर इंडिया ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अच्छा लगा होगा आपको। आगे मूव करते, न्यू अडॉप्शन रूल्स क्रिएट कन्फ्यूजन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो न्यू अडॉप्शन रूल था वो एक्चुअली पार्लियामेंट ने पास किया था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 जुलाई लास्ट ईयर में ये किया गया था, जिसमें उन्होंने पावर दी थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम्स को पावर दी थी कि वो अडॉप्शन ऑर्डर्स फाइनल करेंगे। दे विल बी साइनिंग द अडॉप्शन ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम्स विल बी हैविंग दिस पावर, है ना। जो इस अमेंडमेंट का जो रीज़न था वो ये था कि बहुत सारे कोर्ट केसेस थे, बहुत सारे अडॉप्शन रिलेटेड केसेस थे जो पेंडिंग थे कोर्ट्स में, है ना। लेकिन अब इससे हो गया कुछ कन्फ्यूज़न हो गया। कन्फ्यूज़न कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ देयर इज़ अ कन्फ्यूजन ओवर द इम्प्लीमेंटेशन। क्यों? अब जैसे बहुत सारे पिटीशन जैसे कोर्ट्स थे, है ना, बहुत सारे कोर्ट्स थे जहाँ पे ऑलरेडी मैटर चल रहा था। अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे कुछ कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, कुछ छोटे कोर्ट्स चल रहे होंगे, उन्होंने क्या कर दिया, क्या कह दिया है कि नाउ वी विल हैव टू ट्रांसफर दिस केस टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्यों? क्योंकि जो नया अमेंडमेंट है वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साइन करेगा, है ना। तो ये देखो लिखा है, जजेस नाउ हैव नाउ कन्वेड दैट ही कांट, एक जज था, एक केस का एग्जांपल दिया होता है यहाँ पे, तो उसने ये कहा कि द जज सेड दैट ही कांट प्रोसीड विद द केस एज इट हैज नाउ बीन ट्रांसफर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज पर द अमेंडेड अडॉप्शन रूल्स। तो अब ये कंफ्यूजन है कि ये जो केसेस ऑलरेडी चल रहे थे दोबारा से अगर प्रोसेस हुई तो ऑलरेडी जो पेंडिंग केसेस हैं उनमें और ज्यादा पेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो दैट वाज द थिंग व्हिच वाज देयर। अच्छा, इंडिया में जो बॉडी है अडॉप्शन रिलेटेड उसका नाम है कारा। याद रखिएगा, द बॉडी व्हिच इज रिलेटेड टू अडॉप्शन, है ना, तो वो है कारा। हमारे यहाँ इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है व्हिच लुक्स आफ्टर द adoption and all, so that body is CARA। तो ये आप याद रख सकते हैं। दूसरा, हमने जो अडॉप्शन रिलेटेड कन्वेंशन है पूरे इंटरनेशनल, वो भी हमने साइन किया हुआ है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि वी आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द अडॉप्शन कन्वेंशन एंड ऑल, है ना। और अडॉप्शन कारा का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है। और याद रखिएगा एक जो ये भी लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, कारा जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। एंड ये जो आपकी बॉडी है कारा, ये इंटर कंट्री अडॉप्शंस, इंटर कंट्री अडॉप्शन, जो इंटर कंट्री अडॉप्शंस है उनको भी देखती है, लुक आफ्टर करती है। और ये इंटर कंट्री अडॉप्शंस आते हैं किसके अंतर्गत? हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शंस 1993। तो याद रखिएगा, हेग कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन, हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993, जिसको इंडिया ने 2003 में साइन किया हुआ है। याद रखिएगा, इंडिया हैज ऑलरेडी साइंड दिस, रैटिफाइड दिस कन्वेंशन इन 2003। तो याद रखिएगा, हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993। एंड कारा जो बनी है आपकी 1990 में बनी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत आती है। तो इस नाउ इट्स स्टैट्यूटरी बॉडी, और 1990 में वैसे बनी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। यहाँ पे ये देख लो आप लोग जो ऑलरेडी चल रहा था, जितने भी केसेस थे, मतलब कि क्या होता है कि पहले प्री अडॉप्शन स्टेज रहती है जहाँ पे पहले उसको रेफ़र किया जाता है। नाउ दिस प्री अडॉप्शन पेंडिंग केसेस विल बी रेफर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो बेसिकली वह जब दोबारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में जाएगा तो ऑब्वियसली फिर से टाइम लग जाएगा। तो ये इशूज़ चल रहे हैं, ये एक कन्फ्यूज़न की स्टेट चल रही है।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी एज वेल नाउ। तो आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाइए, यहाँ पे ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है जो आपको डिस्कस करूँ। केरला रबर प्लांटेशन इन क्राइसिस। अब केरला का जो रबर प्लांटेशन है थोड़ा क्राइसिस की कंडीशन फेस कर रहा है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो प्राइजेस है नेचुरल रबर के वो फ्री फॉल स्टेज में, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। अब ऑब्वियसली जब प्राइजेस ही बहुत ज़्यादा डाउन रहेंगे तो जो रबर के प्लांटर्स हैं, जो फार्मर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इन द रबर प्लांटेशन और उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ये चल रही कि लोकल इकॉनमी किस तरीके से पुल अप करे। और केरला एक वो बेल्ट है जो कि केरला रबर के लिए जाना जाता है। दिस केरला इज़ नोन फॉर रबर हार्टलैंड बोलते हैं केरला को इंडिया में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रबर के लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूँ उसका क्लाइमेटिक क्राइटेरिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल एंड क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो रबर को चाहिए डीप एंड लिटराइटिक फर्टाइल सॉइल विद एसिडिक पीएच ऑफ 4.5 to 6, मतलब पीएच जो वैल्यू हो एसिडिक साइड में होना चाहिए। डीप एंड लिटराइटिक सॉइल चाहिए। हाईली डेफिशिएंट इन अवेलेबल फॉस्फोरस, है ना, तो ऐसी सॉइल जो फॉस्फोरस डेफिशिएंट हो। इसके अलावा ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिसमें एनुअल रेनफॉल 2000 से 4500 mm, है ना, याद रखिएगा 200 to 450 mm के आसपास की रेनफॉल जो है 200 to 450 सेंटीमीटर बोल सकते हैं आप लोग, या फिर 2000 से 4500 mm बोल सकते हैं। दैट इज सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब रेनफॉल थोड़ा ज़्यादा चाहिए। देन मैक्सिमम एंड मिनिमम जो टेम्परेचर रेंज है वो 25 to 34 चाहिए विद 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर इज आइडल फॉर कल्टीवेशन। इसके अलावा रीजन्स प्रोन टू हैवी विंड आर अवॉइडेड। ऐसे रीजन्स जो हैवी विंड हो जहाँ पे वो अवॉइड किए जाते हैं। जून टू जुलाई इज द ऑप्टिमम मंथ्स फॉर कल्टीवेशन। एंड इसके कुछ प्रोपगेशन मेथड्स भी होते हैं जिसको ग्रीन बडिंग या ब्राउन बडिंग या क्राउन बडिंग कहते हैं। तो हो सकता है कल को यूपीएससी आपसे पूछे कि ग्रीन बडिंग, ब्राउन बडिंग एंड क्राउन बडिंग किसके ग्रोथ के मेथड है। पहला दे देंगे वो आपको शुगर केन, दे सेकंड दे देंगे वो आपको रबड़, थर्ड दे देंगे कुछ और, फोर्थ दे देंगे टोबैको, है ना। तो याद रखिएगा ये रबड़ प्लांटेशन से रिलेटेड है, ग्रीन बडिंग, ब्राउन बडिंग एंड क्राउन बडिंग, तो दे आर रिलेटेड टू योर रबर प्लांटेशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ट्री प्लांटेड बाय एलिजाबेथ II इन स्पॉटलाइट। यहाँ पे एलिजाबेथ II, क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ हुई है रिसेंटली, आपको पता होगा। लालबाग नाम का एक बेंगलुरु में लालबाग बोटानिकल गार्डन है, वहाँ पर उन्होंने एक 1961 में एक प्लांट किया था क्रिसमस ट्री, और वहाँ पर ही क्रिसमस ट्री एक अब्दुल गफ्फार खान जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, वो भी उन्होंने प्लांट किया था। वो सब चीज़ें काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, वही चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ न्यूज़ में केवल लोकेशन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। एक्सरसाइज पर्वत प्रहार हुई थी अभी रिसेंटली, जिसमें आर्मी ने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको शोकेस किया कि क्या क्या उनके पास स्ट्रेंथ है, जिसमें उनके चिनूक और ये सारी चीज़ों ने शोकेस की। चिनूक कहाँ से लिया हमने अमेरिका से लिया है चिनूक, ठीक है ना। और K9 वज्र होविट्ज़र जो है हेलीकॉप्टर्स हैं, है ना, ये सब ये हमने शोकेस किया, अपनी पावर को शोकेस किया था। इंपॉर्टेंट इतना ही है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। कैन मूव अहेड विद मी वेरी इजीली। आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। जो पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ आप स्किप कर दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। वाई क्लाउड बर्स्ट फोरकास्ट इन इंडिया इज स्टिल एल्यूसिव। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लाउड बर्स्ट की। क्लाउड बर्स्ट मतलब कि वॉयलेंट एंड वॉल्यूमिनस अमाउंट ऑफ रेन पोरिंग डाउन इन शॉर्ट ड्यूरेशन ओवर अ स्मॉल एरिया। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वॉयलेंट प्लस बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस रेनफॉल फॉलिंग ओवर इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में ओवर अ स्मॉल एरिया। तो तीन चीज़ हमने की, एक तो वॉल्यूम एंड वॉयलेंट रेनफॉल, टाइम पीरियड स्मॉल एंड एरिया भी आपका स्मॉल, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के क्लाउड बर्स्ट में क्लाउड का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना बड़ा रोल रेनफॉल का है। तो याद रखिए क्लाउड बर्स्ट इज नॉट रिलेटेड टू एक्चुअली क्लाउड्स की क्लाउड बहुत सारे फट गए या कुछ ऐसा हुआ। क्लाउड बर्स्ट आर नॉट डिफाइंड बेस्ड अपॉन क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दे आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन द क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स, रादर दे आर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट इज फॉलिंग। तो याद रखें क्लाउड बर्स्ट की जो डेफिनेशन है IMD के अकॉर्डिंग, यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, वो है 100
mm ऑफ रेनफॉल, अगर 100 mm रेनफॉल 1 घंटे में हो जाए तो उसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। इफ़ 100 mm ऑफ रेनफॉल इज हैपनिंग इन एन आवर तो इसको हम बोलते हैं क्लाउड बस्ट, ठीक है ना, याद रखिएगा। 100 mm रेनफॉल इन एन आवर इज नोन एज क्लाउड बस्ट। और जोग्राफिकल एरिया जो रहता है, स्मॉल जोग्राफिकल एरिया 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर का, उसके बीच में हम लेते हैं, ठीक है ना। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो क्लाउड्स हैं, जो क्लाउड्स एसोसिएटेड हैं विद दिस क्लाउड बस्ट ज़्यादातर वो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होते हैं, जो कि काफ़ी ह्यूज टेक शेप। एक्चुअली होता क्या है, देखो क्लाउड फॉर्मेशन का तो प्रोसेस वही है, लेकिन क्या होता है कि जब ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, कई बार क्या होता है, दे गेट अ लिफ्ट ऑफ द माउंटेन्स, वो माउंटेन्स के कारण लिफ्ट ऑफ काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसमें जब क्लाउड बस्ट की हम बात करते हैं तो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स वो होते हैं बेसिकली विच टेक अ लिफ्ट ऑफ ऑरोग्राफिक लिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग, जिसमें हो जाती है, जिसमें कि वो काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। अब ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग होती है तो इस कारण से थोड़ा जो और ज़्यादा उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है ना, दे टेक ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ मॉइस्चर, है ना, फिर उसको फिर क्लाउड बस्ट के रूप में डंप करते हैं। तो क्लाउड बस्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा है क्लाउड बस्ट को थोड़ा जज करना काफ़ी टफ होता है, हालांकि हमने जो वॉयलेंट रेनफॉल्स हैं उनको 2 से 3 दिन पहले हम जज कर लेते हैं, और जो आपका साइक्लोन तो हम 1 हफ्ते 1 वीक का अब हमारे पास टाइम आ चुका है कि ये साइक्लोन हम 1 हफ्ते तक कर सकते हैं। बट क्लाउड बस्ट इज स्टिल वेरी लूजी प्रोसेस की, क्योंकि हम उसमें ये नहीं बता सकते कि किस तरीके से मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है, किस तरीके से उसमें ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग हुई है कि नहीं हुई है ना, कितना उसमें टेम्परेचर है, कितना क्या है सैचुरेशन लेवल, तो ये थोड़ा डिटरमाइन करना कई बार कठिन होता है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हैं। IMD के अकॉर्डिंग 100 mm रेनफॉल 1 घंटे में अगर हो तो क्लाउड बस्ट कहा जाता है। 20-30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लिया जाता है, ठीक है ना। रेनफॉल ऑफ 100 mm पर आवर ट्रांसलेट टू 100 लीटर्स फॉर एवरी स्क्वायर मीटर वेयर क्लाउड बस्ट अकर्स फॉर अ स्मॉल रीजन ऑफ 20 स्क्वायर किलोमीटर इट्स अबाउट 2 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर इन एन आवर। तो 2 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर 1 घंटे में लगभग रेनफॉल होता है अगर क्लाउड बस्ट होता है तो टॉल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कॉजिंग क्लाउड बस्ट कैन डेवलप क्विकली इन अबाउट 30 मिनट्स, है ना। जैसे जैसे मॉइस्चर अपड्राफ्ट होता है, हैपन्स मॉइस्चर अपड्राफ्ट, उसके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड बस्ट occur mostly over a rugged terrain over the Himalayas, Western Ghats and northeastern hills states of India। क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसमें ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग होती है ना। एंड क्लाउड बस्ट इंडिया में अकर करता है ड्यूरिंग द मानसून सीजन व्हेन साउथ वेस्ट मानसून विंड ब्रिंग इन कोपियस अमाउंट्स ऑफ मॉइस्चर इन लैंड। तो इसमें साउथ वेस्टर्न जो मानसून विंड्स हैं वो अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं। एंड सैटेलाइट्स फेल टू डिटेक्ट द क्लाउड बस्ट सिस्टम। क्लाउड सैटेलाइट जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं डिटेक्ट करने में इस सिस्टम को, क्योंकि कितना प्रेसिपिटेशन है, कितना मॉइस्चर कंटेंट है, रेजोल्यूशन है, वो प्रॉपर नहीं बन पाता, इसलिए सैटेलाइट्स कई बार इसको डिटरमाइन नहीं कर पाती। और आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये आपको न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी होगी, अच्छी न्यूज़ थी ये काफ़ी। यहाँ पे आपको बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक्सट्रीम वाइल्ड फायर हुआ है, जिस कारण से वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है लगभग 3 डिग्री के आसपास तक बढ़ गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा है, ये याद रखिएगा, क्योंकि केस स्टडी जब आपको लिखनी होगी ना, और इससे ओजोन को भी नुकसान पहुँच रहा है। तो जब कई बार क्या होता है केस स्टडी आपको लिखनी होती है मेंस आंसर राइटिंग में, या स्टेटमेंट टाइप में UPSC पूछ सकता है कि रिसेंटली भैया अमेरिका में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें, ऑस्ट्रेलिया में सॉरी फॉरेस्ट फायर और ये सब के बारे में आ सकता है, तो वहाँ पे आप इसको सही कर देंगे कम से कम। देन फ्लडिंग इन पाकिस्तान, आप सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड है, जिसमें ग्लेशियल लेक बस्टिंग भी देखने को मिली है। एंड पाकिस्तान इज एक्सपीरियंसिंग वर्स्ट फ्लड ऑफ द सेंचुरी, जिसमें कि 1/3 ऑफ द कंट्री इज स्टिल अंडर वाटर। एंड साइंटिस्ट ने जो रीज़न दिया है इसका, उसका रीज़न है हीट वेव्स, एक तो हीट वेव्स रीज़न है, एंड स्ट्रॉन्गर मानसून लेड टू द फ्लड्स। हीट वेव्स प्लस स्ट्रॉन्गर मानसून आर द रीज़न फॉर द पाकिस्तान फ्लड, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। व्हाट इज़ G7 प्लानिंग ऑन रशियन ऑयल। तो G7 कंट्रीज़ के पहले तो नाम देख लेते हैं। G7 कंट्रीज़ में USA, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान आता है। ये 7 कंट्रीज़ हैं, USA, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। दीज आर द 7 कंट्रीज़। प्लस इसके साथ यूरोपियन यूनियन भी आकर के अभी ऑयल के रिगार्डिंग एक प्लान बना रहा है। क्या प्लान है? वो कह रहे हैं कि भैया हम ऑयल प्राइजेस को थोड़ा डाउन करवाना चाहते हैं। तो ऑयल प्राइजेस को डाउन कराने के लिए क्या बोल रहे हैं कि हम ऑयल का जो ट्रेड है वो सर्विसेज को प्रोहिबिट कर देंगे। वी विल बी प्रोहिबिटिंग द ऑयल रिलेटेड सर्विसेज ऑफ रशिया, ताकि प्राइस कैप हो
जाए। प्राइस कैप मतलब कि जो प्राइस बढ़ती जा रही है उसको कम करने के लिए इंडिया को भी अपने ग्रुप में शामिल करने की बात कही जा रही है। क्या होगा, हाउ विल इट बी इन्फोर्स्ड? देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि कंट्रीज जो ज्वाइन करेंगे इस कोलिएशन को, दे विल नॉट बी बाइंग रशियन ऑयल अनलेस द प्राइजेज आर रिड्यूस्ड। कुल मिलाकर के वो कह रहे हैं कि जब तक प्राइस घटेगा नहीं तब तक हम रशिया से ऑयल लेंगे नहीं। रशिया का ये कहना है कि अगर आपने एक बार लेना बंद किया तो हम आपको ऑयल गैस कुछ नहीं देंगे, वी विल स्टॉप एवरीथिंग। अब देखो यूरोप क्या है, गैस के मामले में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो गैस मना नहीं करता लेकिन ऑयल करता है। इंडिया को बोलता है कि ऑयल मत लो। अगर हम भी यही बोलने लगे कि चलो तुम गैस मत लो तो क्या मानोगे आप लोग? तो वो वाली चीज़ है कि वो सब अपने फ़ायदे की चीज़ कर रहे हैं, इंडिया को इसमें नहीं देना चाहिए, साथ नहीं देना चाहिए, और इंडिया कर भी वही रहा है। दस फार इंडिया इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड एंड देयर इज़ अ वेरी लिटिल इंडिकेशन दैट इंडिया विल ऑब्लाइज फर्दर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमें ऑब्लाइज करेंगे भी नहीं, है ना, याद रखेगा। रेबीज़ का रिस्क जो रहता है उसके बारे में आपको बता दूँ, रिसेंटली एक 12 साल की बच्ची की डेथ हो गई थी केरला में बिकॉज ऑफ रेबीज। तो रेबीज याद रखिएगा, इट्स अ डिसीज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड ये वायरस फैमिली ऑफ वायरसेस कॉल्ड लाइसा वायरसेस। याद रखिएगा लीसा वायरस, लीसा या लाइसा जो भी आप पढ़ रहे हैं इसको स्पेलिंग याद रखिएगा, लाइसा या लीसा जो भी पढ़ रहे हो आप इसको, लीसा वायरस, लाइसा वायरस वहाँ से आता है ये। एंड दिस वायरस टारगेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इज़ 100% फैटल टू द होस्ट एनिमल इफ़ इट सक्सीड्स इन इन्फेक्टिंग इट। अगर एक बार ये इन्फेक्ट कर गया तो 100% फैटल है ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। और अभी रिसेंटली जब डेथ हुई उसकी तो ये भी समझ में आया कि जो वैक्सीन्स हैं, क्योंकि वैक्सीन लगाई जाती है इंडिया में 6-7 तरीके की वैक्सीन है जो कि रेबीज से रिलेटेड है, एंड वो वैक्सीन्स भी इतनी कारगर नहीं क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद इस बच्ची की जो है वो डेथ हुई थी। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, है ना, याद रखिएगा। रेबीज इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, यानी कि रेबीज एंटीबॉडीज। अब ये बनाई कैसी जाती हैं वैक्सीन, तो इसको बनाने के लिए कैसे क्या किया जाता है, इनएक्टिवेटेड वायरस लिया जाता है ना, याद रखिएगा। रेबीज वायरस बनाने के लिए इनएक्टिवेटेड वायरस लिया जाता है जो कि इंड्यूस करता है एक मैकेनिज्म जिसके द्वारा फिर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि न्यूट्रलाइज करती हैं लाइव वायरस को इन केस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो इनएक्टिवेटेड वायरस यूज़ किया जाता है जो कि प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ फिर क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं जो लाइव वायरसेस रहते हैं उनको, है ना। 2 तरीके हैं ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द रेबीज़ वैक्सीन। एक को बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। क्या बोलते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, एंड इज गिवन टू पर्सन हु हैव बीन एक्सपोज्ड वाया बाइट, ठीक है ना, याद रखिएगा। जब वैक्सीन आप एक्सपोज हो तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं, वो आपको स्किन मसल्स के थ्रू इनटू द मसल्स और इनटू द स्किन दी जाती है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। दूसरी है आपका ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो रैबिड हैं, तो वहाँ पे प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दिया जाता है जिसमें कि आपको एक्सपोजर के पहले ही दिया जाता है। तो पोस्ट एक्सपोजर एंड प्री एक्सपोजर दिया जाता है, ठीक है ना। और WHO जो है वो प्री एक्सपोजर रिकमेंड नहीं करता है, ठीक है ना। WHO डजेंट रिकमेंड प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एज जनरल प्रिवेंटिव। तो याद रखिएगा प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस को वो मना किया जाता है, WHO उसको किसी प्रिवेंटिव मेजर में नहीं इंक्लूड करता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कुशियारा रिवर ट्रीटी अभी रिसेंटली हुई है। कुशियारा आपको पता होगा कि बराक की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो कुशियारा रिवर इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ बराक एंड 2 साइड्स ने इस बार एग्रीमेंट साइन किया इंक्लूडिंग द फर्स्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट सिंस द लैंडमार्क गंगा वाटर ट्रीटी। लास्ट टाइम इनके बीच में ट्रीटी हुई थी इंडिया बांग्लादेश के बीच में 1996 में, जिसको गंगा वाटर ट्रीटी बोलते हैं, गंगा वाटर ट्रीटी बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। अब कुशियारा रिवर एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कि ये कहा गया कि जो विंटर मंथ है जिसमें कि पानी थोड़ा कम रहता है इस नदी में, वो उसमें एक कैनाल के माध्यम से, अब कौन सी कैनाल है मैं आपको बताता हूँ, कैनाल रश्मिपुर कैनाल, याद रखिएगा, रहीमपुर, सॉरी नॉट रश्मिपुर, रहीमपुर कैनाल के माध्यम से, रहीमपुर कैनाल के माध्यम से, रहीमपुर कैनाल के माध्यम से फिर ये पानी कुशियारा रिवर से ट्रांसफ़र किया जाएगा। एंड एग्जैक्ट डिटेल्स अभी भी अननोन है इस एग्रीमेंट की, लेकिन ये कहा जाता है कि लगभग अगर आप देखें तो बांग्लादेश विल बी एबल टू विड्रॉ 153 क्यूसेक्स का मतलब क्या होता है, क्यूबिक फीट पर सेकंड, क्यूबिक फीट पर सेकंड, मतलब कि ये आपका डिटरमाइन करता है वाटर के फ्लो को, क्यूबिक फीट पर सेकंड। 153 क्यूसेक्स वाटर जो है कुशियारा नदी से लिया जाएगा, है ना, टूवर्ड्स बांग्लादेश की तरफ जाएगा, ठीक है ना। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, द एग्रीमेंट इज एम्ड एट एड्रेसिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज चेंजिंग नेचर ऑफ द रिवर हैज़ पोज्ड बिफोर बांग्लादेश
एज इट अनलिशेज फ्लड ड्यूरिंग द मानसून एंड गोज ड्राई ड्यूरिंग विंटर, है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ये जो नदी है ये मानसून में फ्लड्स क्रिएट करती है और विंटर में फिर ड्राई हो जाती है। उन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी एग्रीमेंट किया गया है कुशियारा रिवर विच इज़ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ बराक रिवर, याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ बराक रिवर एंड ठीक है ना। तो बल्क ऑफ द वाटर ऑफ बराक गोज टू कुशियारा एंड रेस्ट गोज टू सूरमा। तो दो नदियों के बीच में एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूटरी के रूप में डिवाइड होती है, एक तो कुशियारा है दूसरी सूरमा है। बल्क वाटर जो है वो कुशियारा में जाता है, सूरमा में थोड़ा कम जाता है, तो ये आप याद रख सकते हैं, है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। एक और एग्रीमेंट बचा हुआ है, वो है तीस्ता वाटर का डिस्प्यूट। अभी भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। और याद रखिएगा जो वाटर है कुशियारा का वो याद रखिएगा रहीमपुर कैनाल प्रोजेक्ट के थ्रू, जो कि सिलहट में है, वहाँ से चैनलाइज किया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।